ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। और देखिए UPSSC लेखपाल का फॉर्म या तो आप लोगों ने फिल कर दिया होगा या फिर करने जा ही रहे होंगे, कर ही देंगे। 28 इसकी लास्ट है, तो लास्ट तक तो वेट मत कीजिएगा आप, उसके पहले आप फिल कर दीजिएगा। ओके, और आपको सिलेबस पता ही है ऑलरेडी। तो उस सिलेबस में जो 25 क्वेश्चंस आने हैं ग्राम समाज एवं विकास के, उनसे रिलेटेड मेरे पास ये एक बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। ठीक है, एक ट्रस्टेड पब्लिकेशन हम इसको मान सकते हैं, और डिटेल में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट में इसमें 10 प्रैक्टिस सेट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे डिटेल में, इनको पढ़ना होगा हमको गाइस, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो पढ़ना भी हमको डिटेल में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैनल्स वाले करा रहे हैं, क्वेश्चंस कराते हैं सिर्फ। तो क्वेश्चंस करने से पहले आपको डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी होगा। ओके, तो डिटेल में पढ़ाने के लिए ही मैंने, एक्चुअली डिटेल में मुझे भी करना है ना, मेरा भी तो एग्ज़ाम है। तो डिटेल में करने के लिए ही मैंने ये एक PDF है, ये एक बुक की। इसमें टोटल कितने पेजेज हैं ये देखते हैं, चलो ठीक है। और ओके, यहाँ तक आ चुके हैं हम। टोटल इसमें है गाइज 122 पेज, दिख रहा है ना आपको राइट कॉर्नर पे नीचे। 122 पेजेज हैं इस पूरी बुक में, और इनको मैं आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, डेली 1 या 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे भी नोट्स बनाने हैं इसमें से। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसी को पढूं, तो मुझे भी अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और ठीक है, तो अब चलते हैं ऊपर ही, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो समझ रहे हैं ना आप सब। ठीक है, तो ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम और किस किस के लिए बुक बेनिफिशियल है। तो ये राजस्व लेखपाल, चकवंत लेखपाल, फिलहाल हमको जिससे मतलब है वो राजस्व लेखपाल की भर्ती आई हुई है, तो उससे ही हमको मतलब है। तो चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। नोट्स ज़रूर बनाइएगा गाइज, सिर्फ यहीं से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत टफ है। तो आ जाइए। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स आपको बनाना है हर हाल में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या मेंशन है यहाँ पे कि जो भारत है ग्राम प्रधान देश है, ये तो सबको पता है। हमको एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पैट क्वालिफाई कर चुके हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते होगे, लेकिन जानते सब हैं, रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी चीज़ों को रिवाइज भी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो भारत एक ग्राम प्रधान देश है, अतः गांव के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं, 6,40,930। तो ये एक एग्जैक्ट डेटा है, ये आपको याद रखना है कि भारत में कितने गांव हैं कुल। वैसे आपने जनसंख्या तो पढ़ी होगी ना, भारत की भी जनसंख्या पढ़ी होगी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, एंड यूपी की जो सेंसस है वो भी आपने पढ़ रखी होगी अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, 2011 के अनुसार दोनों जनगणना आपने पढ़ रखी होंगी, इतना मैं सोच के चल रही हूँ। तो कितने हैं टोटल कुल विलेज भारत में, 640,930, यानी कि 6,40,930 गाँव है। एग्जैक्ट डेटा है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। हमारे देश का विकास गांव के विकास से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। वास्तव में गांव की खुशहाली में ही देश की खुशहाली नहीं था। तो ये चीज़ें एक्चुअली इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, तो सब कुछ पढ़ेंगे, एक अच्छा नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राम विकास से आशय गांव की बुनियादी सुविधाओं का विकास, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं ग्रामीण समाज की संरचना में आने वाले परिवर्तन आदि से होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि ग्राम विकास से निम्न में से क्या आशय है। ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि बुनियादी सुविधाओं का विकास, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ग्रामीण समाज की संरचना, इस तरीके से दिया जाएगा। फिर कहेगा ABC तीनों हैं या A है, सिर्फ A है, सिर्फ B है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना। तो ऐसे करके पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं डिटेल में कर रही हूँ। ओके, भारत की लगभग 70% जो आबादी है वो ग्रामीण है, डेटा है, याद रखना है। और भौतिक संरचना तथा जनसंख्या के आधार पर बटी हुई है, अर्थात उसमें भिन्नता पाई जाती है। ओके, ग्रामीण समाज का आवास, रहन सहन, खानपान आदि भौतिक कारक तथा परंपरागत रीति रिवाजों से प्रभावित होता है। तो प्रभावित होता है, डेफिनेटली प्रभावित होता है, और स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट की ग्रामीण विकास जहाँ एक और कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों के विकास पर निर्भर है, वहीं इन कार्यों के लिए आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण रोजगार भी जरूरी है।
जिससे गाँवों की निर्धनता दूर होकर उनका कायाकल्प हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हमने कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय। तो सर्वप्रथम जो ग्राम शब्द है इसका जो उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में मिलता है। ओके, वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं। ओके, ग्राम के निवासी ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा। यस, तो ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं गांव के निवासी। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती हो उसे ग्रामीण समाज या समुदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन टाइप से हो गया ये कि जिस समुदाय की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है उसे ग्रामीण समाज या समुदाय के नाम से जाना जाता है। सैंडरसन के अनुसार अगर हार्ड क्वेश्चन उसको बनाना होगा तो कोई भी दे देगा कोई भी डेफिनेशन और पूछेगा कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है ना, हो सकता है ना, तो हमको हार्ड के लिए भी तैयार रहना है। तो सैंडरसन के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है कि ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उनकी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें खेतों के चारों ओर फैले झोपड़ियों या पूर्वा अथवा गाँव में रहते हैं, जो उनके सामान्य क्रियाओं का केंद्र भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इनकी परिभाषा हो गई। ग्राम को एक सामाजिक इकाई भी माना जाता है क्योंकि प्रत्येक गांव की सामाजिक परिस्थिति की दूसरे गांव से भिन्न होती है। ठीक है, प्रत्येक गाँव होता ही है, वो तो डेफिनेटली होता है। प्रत्येक गांव की सामाजिक परिस्थिति दूसरे गांव से भिन्न होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। देखिए, यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट थिंग निकल के आ रही है कि ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा किसने दी है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। एग्जैक्ट डेटा है गाइज, याद रखना ही होगा। ठीक है, सैंडरसन और रॉबर्ट रेडफील्ड। अगर हार्ड से हार्ड के लिए भी आप तैयार रहते हो तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता आपके फाइनल सिलेक्शन को। ओके, ग्रामीण समुदाय के बारे में लॉरी नेल्सन कहते हैं कि अभी थोड़े समय पूर्व तक के मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। लॉरी नेल्सन ने क्या कहा है कि अभी थोड़े समय पूर्व तक के मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। ओके, और ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण खेतिहर समाज भी कहा जाता है। खेतिहर समाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, इसलिए ग्रामीण समुदाय को खेतिहर समाज भी कहा जाता है। यहाँ तक आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। जो जो नोट करने के लिए था उसको मैंने रेड कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में देखते हैं अब हम यहाँ पे। ओके, तो जो ग्रामीण समाज के प्रकार होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषि कार्य वाले ग्राम। तो कृषि कार्य वाले ग्राम होते हैं, मतलब यहाँ पे हम लगा सकते हैं इसी चीज़ से कि यहाँ पे जो आजीविका होगी सामान्यतः वो कृषि कार्यों के द्वारा चलती होगी, है ना। तो कृषि कार्य वाले ग्राम हो गए। गैर कृषि कार्य वाले ग्राम कौन से हुए, तो इस प्रकार के गाँव में खेती योग्य भूमि नहीं पाई जाती है। यहाँ का ग्रामीण समाज छोटे छोटे कार्यों को करता है, जैसे कि दस्तकार, कारीगर, शिल्पियों का ग्राम भी कहा जाता है। ऐसे ग्राम प्राय छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ग्रामीण समाज के कितने प्रकार पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं। कौन कौन से, कृषि कार्य वाले ग्राम और गैर कृषि वाले ग्राम। आगे और भी पढ़ने हैं, तो आइए आगे चलते हैं। आगे है कि उपनगरीय ग्राम, और आगे भी हैं बहुत सारे, लेकिन अभी फिलहाल उपनगरीय ग्राम को ही पढ़ते हैं। तो वह ग्राम जिसकी सीमा नगर की बाहरी सीमा से संलग्न होती है उसे उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। जिसकी सीमा नगर की बाहरी सीमा से संलग्न होती है उसको कहा जाता है उपनगरीय ग्राम। पूछा जा सकता है, अब मैं क्यों कह रही हूँ कि ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो आरओ हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है ना गाइज, उसमें पूछा गया था। बाहर से बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही है, इसको रोकना पड़ेगा क्या। ओके, शांत हो गया माहौल। ठीक है, तो जब मैं ही डिस्टर्ब हूँ इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या पढ़ना, बाहर से इतनी तेज आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आते हैं लौट कर। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि जो आरओ हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि 4 ऑप्शन गिवन थे वहाँ पे एक्चुअली, अहमदाबाद, मुंबई, मोहाली और मुरादाबाद। मुझे ऑप्शन भी याद हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए मुझे याद रह गया ये। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सैटेलाइट सिटी है,
कौन सा सैटेलाइट सिटी है निम्न में से, ये पूछा गया था। तो अब आपके लिए भी ये क्वेश्चन है ताकि आप सैटेलाइट सिटीज़ के बारे में पढ़ सकें, ठीक है। सैटेलाइट सिटीज़ क्या होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, कौन कौन सी सिटीज़ सैटेलाइट सिटीज़ हैं इंडिया में, इसे आप लोग गूगल कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसलिए कहा था ये कि ये उपनगरीय ग्राम भी पूछा जा सकता है कि उपनगरीय ग्राम निम्न में से कौन सा है। जैसे वहाँ पे पूछा गया कि सैटेलाइट सिटी कौन सा है इनमें से, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इनमें से उपनगरीय ग्राम कौन सा है, दे दिया जाएगा कोई भी ग्राम, ठीक है। सॉरी अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया उपनगरीय ग्राम कौन सा है, ठीक है। और ऐसे ग्रामों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है, ये इसकी एक विशेषता हो गई। और ऐसे ग्रामों का बाहरी क्षेत्र ग्रामों तथा नगरों का संक्रमण क्षेत्र भी कहलाता है। उपनगरीय ग्राम को ही नगरों का संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। ओके, सैटेलाइट सिटीज़ भी आपको पढ़ना है और उपनगरीय ग्राम हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट है कि औद्योगिक ग्राम। तो औद्योगिक ग्राम, इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे गांव में बड़े उद्योग अथवा कारखाने स्थापित होते हैं जिनसे गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। औद्योगिक ग्रामों के अधिकांश लोग यहाँ उद्योग के श्रमिक के रूप में कार्य करके अच्छी आय प्राप्त करते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे है कि ग्रामीण समाज की विशेषताएं। गाइज आपको कितना बड़ा वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो 11 मिनट्स का ही हुआ है, तो एटलीस्ट 20 मिनट का मैं इसको करने जा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप बताइएगा कि कैसा रहा आपका अनुभव और किस टाइप से आपको चाहिए, तो आप बताइएगा, उसके बाद देखेंगे फिर, ठीक है। तो ग्रामीण समाज की विशेषताएं हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अब। ओके, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि एक ही पेज दिखाई दे, बराबर वाला ना दिखाई दे, ठीक है। तो ग्रामीण समुदाय की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो सबसे पहली तो यह है कि गांव का आकार छोटा होना। एक समुदाय के रूप में गांव का आकार काफ़ी छोटा पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ग्रामीणों द्वारा अपनी कृषि भूमि के पास रहने की प्रवृत्ति पाया जाना है। मतलब हमारी जो खेती वाली भूमि है उसके पास हम लोग रहे आए, इसके लिए इसीलिए जो गाँव का जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग 6 लाख गाँव में 83.3 करोड़ यानी कि, और जो परसेंटेज में जो डेटा हो गया ये 68.89%, 68.89% पॉपुलेशन गाँवों में निवास करती है। डेटा है, याद रखना है। वैसे तो आपने ये पॉपुलेशन में पढ़ लिया, उसमें सेंसस में पढ़ लिया होगा, इंडियन सेंसस और यूपी सेंसस वगैरह में, लेकिन यहाँ भी आप पढ़िए क्योंकि रिवाइज हो जाएगा। तो कितनी परसेंटेज जनसंख्या गाँव में निवास करती है? 68.89, और संख्या में देखा जाए तो 83.3 करोड़ जनसंख्या गांव में निवास करती है। इनमें से 3.38 लाख ऐसे गांव को देखा गया जहां की आबादी 1000 से भी कम है, ठीक है। टोटल गांव कितने थे? ऊपर बढ़े थे हमने, 6,40,000 लगभग थे, है ना। और उनमें से 3,38,000 गाँव ऐसे हैं जिनकी आबादी 1000 से भी कम पाई गई है। तो गाँव का आकार छोटा होना एक ग्रामीण समाज की विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है कि परिवार में एकरूपता का होना। तो परिवार में तो एकरूपता होती ही है जब ग्रामीण लोग परिवार सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं। परिवार को टूटने से बचाना तथा पारिवारिक समस्याओं को अन्य परिवारों से गोपनीय रख निपटाने का भी भरसक प्रयास करते हैं। तो जो लोग गांव से होंगे वो अच्छे भले प्रकार से समझ रहे होंगे, पारिवारिक विघटन का संबंध उनकी सामाजिक परिस्थिति एवं सम्मान से जुड़ा होता है। एक्चुअली जो चीज़ हम जानते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं इन्हीं चीज़ों को। इसलिए सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों के अवसर पर परिवार का सम्मान उसके सदस्यों का सामाजिक सम्मान होता है। नेक्स्ट है कि उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना। तो ग्रामीण समुदाय के लोग मुख्यतः उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि, मजदूरी तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं में लिप्त होते हैं। अर्थात ग्रामीण समुदाय में आर्थिक क्रियाओं के पीछे लाभ की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है, ठीक है। आर्थिक क्रिया तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें लाभ की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। जबकि आप कॉर्पोरेट को देखोगे तो वो उनके लिए हर काम में अपने लाभ ही देखते हैं वो, ठीक है। कॉर्पोरेट जो होते हैं मतलब बिना लाभ देखे वो कहीं लाभ नहीं दिख रहा उनको तो वो उस काम को करते ही नहीं हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ग्रामीण समुदाय में आर्थिक क्रियाओं के पीछे लाभ की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं, इधर क्या है। इधर है कि बंद सामाजिक स्तरीकरण होना। तो ये बंद सामाजिक स्तरीकरण क्या है इसको देखते हैं। ग्रामीण समाज में रूढ़िवादिता एवं परंपरावाद प्रमुख रूप से पाया जाता है।
जो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित होता है। यस, जाति व्यवस्था तो बहुत होती है गांव में। और यह ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इसके तहत समाज के लोग अपनी जातियों के पंचायतों व नियमों के अनुसार दोषी को दंडित करते हैं। तो जो भी गांव से होंगे सब समझ रहे होंगे कि क्या क्या होता है गांव में, ठीक है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है गांव का, ये तो पता ही है सबको, एक मुख्य विशेषता है ये तो गांव की, कि जो कृषि होती है वो मुख्य व्यवसाय होती है, ठीक है। तो गांव के निर्धारण का मुख्य आधार कृषि को ही माना जाता है। वर्तमान समय में भी गांव की 70 से 75% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न पाई जाती है। डेटा है एग्जैक्ट, ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितनी % आबादी जो है कृषि कार्य में संलग्न है, तो 70 से लेकर 75%, ठीक है। ग्रामीण समुदाय के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि ही होता है। गांव के बहुत कम ही लोग किसी दूसरे व्यवसाय में लगे होते हैं। प्रकृति से निकटता, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है ग्रामीण समुदाय में। गांव के लोग अपनी जीविका हेतु प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण समुदाय मछली पालन, पशुपालन, शिकार आदि की क्रियाओं को करते हैं जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि ग्रामीण समुदाय का जन्म प्रकृति की गोद में होता है। नेक्स्ट है कि धर्म एवं रूढ़ियों तथा प्रथाओं का महत्व। ग्रामीण समुदाय की धर्म परंपरा तथा प्रथाओं में विशेष आस्था पाई जाती है, जो अपनी जीवन की गतिविधियां इसी के अनुकूल चलाते हैं। ओके, तो ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। जजमानी प्रथा, ये आ सकता है क्योंकि एक नया सा वर्ड है और पूछा भी जा सकता है कि होती क्या है जजमानी प्रथा एक्चुअली, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत जजमानी प्रथा विभिन्न जातियों के बीच एक विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है। इन सेवाओं में कर्मकांड संपन्न कराना, हजामत कराना या कृषि हेतु मजदूरी करना आदि शामिल है। जजमानी प्रथा, अच्छा इसको बोलते हैं मतलब जो दूसरों के यहाँ कार्य करते हैं उन लोग, मतलब ठीक है। जैसे पंडित लोग कर्मकांड करते हैं, कथा वगैरह करते हैं। जो नाई जाति के होते हैं वो हजामत करना वगैरह ये है ना, और कृषि कार्य की मजदूरी हेतु ये होते हैं लोग, ठीक है। समझ में आ गया। पहले नहीं पता था कि जजमानी प्रथा क्या होती है, लेकिन आज पता चल गया कि जजमानी प्रथा क्या होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप भी समझ गए होंगे। शब्द नया सा लगा था, लेकिन जब पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ इसके बारे में तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये संबंध पीढ़ियों तक जारी रहते हैं और भुगतान सामान्यतः नकद की अपेक्षा फसल के एक नियत भाग के रूप में किया जाता है। संरक्षक परिवार को जजमान तथा आश्रित परिवार को जजमानी कहा जाता है। ओके, समझ गए ना आप। मतलब जिसके यहाँ जैसे पंडित है कोई दूसरे के यहाँ, जिसके यहाँ कथा करने जाएगा उसको हम लोग जजमान बोलेंगे, लेकिन पंडित को क्या बोला जाएगा? जजमानी, राइट। मैं सही हूँ ना? मतलब पंडित का जो परिवार है, आश्रित परिवार हो गया वो, उसको बोला जाएगा जजमानी। और जो पंडित जिसके यहाँ कथा करने जाएगा या जो भी कर्मकांड करने जाएगा तो उसको जजमान बोलेंगे, उसकी फैमिली को, राइट। तो ये हो गया जजमान और जजमानी। और वैसे यहाँ पे ये मेंशन है कि ये भुगतान सामान्यतः नगदी की अपेक्षा फसल के एक नियत भाग के रूप में किया जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा भी गाँव है, हम भी गाँव में के ही हैं, तो फसल का नियत भाग अब कौन ले रहा है? अब तो मतलब सब कैश इन हैंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि संयुक्त परिवार प्रणाली। तो ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली है। इसमें से 3 या अधिक से पीढ़ियों के लोग या सदस्य एक दूसरे के साथ घरों में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें वही हैं जिनके बारे में हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना तो है क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, बहुत कंपटीशन है। ग्रामीण विकास, परिवर्तन तथा समस्याएं। स्वतंत्रता के पश्चात यह महसूस किया गया कि ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाए बिना भारतीय समाज का विकास संभव नहीं है। अतः इसके लिए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बदलाव हेतु प्रयास किया गया। सरकार द्वारा किए गए प्रयास से ग्रामीण जीवन में तेजी से परिवर्तित होने लगे। इन परिवर्तनों से कई समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। वर्तमान में इन परिवर्तनों एवं समस्याओं को निम्न प्रकार देखा जा सकता है। तो समस्याएं कौन कौन सी आई हैं वो? वर्तमान ग्रामीण समाज में मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है। यही बात मैंने बताई थी जब हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था ना कि आजकल तो कैश इन हैंड होता है सब, ठीक है। तो इससे पुरानी जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त होने की कगार पर है। कगार पर नहीं है, आई मीन ये हो ही चुकी है समाप्त। और गांव में विभिन्न जातियों की परंपरागत संबंधों में बदलाव आया है।
जाति पंचायत का प्रभाव भी अब लगभग समाप्त हो गया है। हाँ, ये जाति पंचायत वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं है, प्रधान होता है बस गाँव का। समाज में जाति से संबंधित नियम इतने कमजोर पड़ गए हैं कि ग्रामीण समुदाय में भी अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह का उल्लंघन बड़े स्तर पर होने लगा है। हाँ, वैसे ये शहर में ही होता है इंटरकास्ट मैरिज, और ये बहिर्विवाह इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, बहिर्विवाह। ओके, तो अब गांव में भी होने लगा है ऐसा। हमारे गांव में तो अभी नहीं हुआ, लेकिन क्या पता होने लगे आगे। गांव में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है तथा छोटे परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे लोगों की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आने लगा है। योग्यता, कुशलता और आर्थिक समानता के आधार पर लोगों में बदलाव आया है। सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन का अब देखते हैं कि आज कहाँ पे छोड़ें ताकि कल वहीं से स्टार्ट करें। एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, और ये सब चीज़ें यहाँ पे क्विक फैक्ट्स जो हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है। क्विक फैक्ट्स को हम देखेंगे अभी, लेकिन फ़िलहाल क्विक फैक्ट्स कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इसको यहाँ पे एंड करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आई हैं परिवर्तन से। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ है, ठीक है। ग्रामीण जीवन में सांस्कृतिक बदलाव भी देखा गया है। इसकी मनोवृत्ति में बदलाव आया है। रहन सहन, मनोरंजन, सामाजिक व्यवहार आदि में बदलाव आया है। वर्तमान समय में लोग मनोरंजन के लिए रेडियो टीवी चैनल, जैसे आजकल रेडियो टीवी चैनल भी गायब है, सब मोबाइल फ़ोन होता है सबके पास, ठीक है। टेलीविज़न भी कभी कभी देख लिया किसी ने, फ़ोन पे लगी रहती है जनता आजकल। आर्थिक जीवन में परिवर्तन, तो आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आया है। गाइस, जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा बस वहीं से पढ़ेंगे, ऐसे तो हम पागल ही हो जाएंगे क्या हम, ठीक है। तो परिवर्तन आया है आर्थिक जीवन में भी। कैसे आया है कि रोजगार हेतु लोगों को गांव के उच्च जातियों के लोगों अथवा महाजनों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। पहले रहना पड़ता था, अब नहीं ऐसा। इतना ही नहीं, नए कानूनों के तहत गरीब लोगों को गांव के महाजनों के चंगुल से बाहर भी निकाला गया है। और महाजनी प्रथा ग्रामीण समाज में प्रचलित एक प्रमुख प्रथा है, जिसमें गाँव के जमींदार, साहूकार आदि गाँव के कमजोर वर्गों को, जैसे कृषक, मजदूर आदि को ऊंची दरों पर ऋण देते हैं। आजकल कोई ऋण नहीं देता है, ना ही कोई लेता है, सब बैंक में जाते हैं। केसीसी सबका बना हुआ है। गांव के साहूकार जमींदारों को महाजन कहा जाता है और ऋण लेने वाले को ऋणी कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे गांव के लोग तो जानते होंगे कि महाजन कौन होता है, बट जो अगर शहर के लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैसे एक चीज़ तो मेरे समझ में आती है कि जो गाँव के लोग रहते हैं उनके लिए आई थिंक ये ईजी होगा शायद, है ना। जो शहर के हैं उनको तो पता ही नहीं होगा कि महाजन क्या होता है, लेकिन हमको पता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है महाजन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन में अभी परिवर्तन आया है, ओके। तो किस किस चीज़ में परिवर्तन आया, बस वही उसी को पढ़ेंगे हम, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। और ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व, ठीक है। अब इसको देखते हैं इधर। ग्राम समाज की मौलिक इकाई। मानव समुदाय पूर्व में खानाबदोश था, जो फल फूल तथा शिकार से अपना भरण पोषण करता था। कालांतर में कृषि के विकास से समाज में स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इससे पहले मानव का कोई भूमि से कोई स्थायी संबंध नहीं था। तो ग्राम जो है समाज की मौलिक इकाई है। आपसे पूछा जा सकता है कि समाज की जो मौलिक इकाई है वो कौन सी है, तो ग्राम समाज की मौलिक इकाई है, ठीक है। समाज की मौलिक इकाई कौन सी है, ग्राम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ग्राम प्राचीन संस्कृति के संवाहक हैं। यस, प्राचीन संस्कृति का तो संवाहक हैं ही गांव, और इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। इस प्रकार गांव प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में कार्य करता है, जिससे संस्कृति सुरक्षित बनी रहती है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होती रहती है। ग्राम समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता अनाज है। कपड़ा रोटी मकान ऐसे बोलते हैं ना, प्राथमिक आवश्यकता, प्राइमरी जो हमारी नीड्स हैं वो क्या है, कपड़ा रोटी और मकान। तो प्राथमिक आवश्यकता अनाज है, जिसका उत्पादन भी गांव में होता है, अर्थात भूमि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार होती हैं, जो कच्चे माल के रूप में भी कार्य करती हैं। नगरों के औद्योगिक केंद्र भी कच्चे माल गाँव से ही प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप जूट, कपास, तिलहन, गन्ना आदि पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल गाँव से ही प्राप्त होते हैं। अतः ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इस प्रकार ग्राम समाज के आर्थिक का आधार होने के साथ साथ देश की सामाजिक आर्थिक अवस्था को समझने में भी सहायक होता है। गांव प्रजातंत्र का प्रारंभिक तथा आदर्श रूप है। यस, ये तो है ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, पंच वगैरह के बारे में दिया हुआ है, जो कि अब पंच वंच कुछ होता नहीं है,
अब देखिए गाइस, ये क्विक फैक्ट है और नेक्स्ट ये है कि जो क्विक फैक्ट को तो आपको करना ही है और इन्हीं फैक्ट को यहाँ से नोट भी करना है, ठीक है। इन्हीं फैक्ट्स को यहाँ से नोट भी करना है और बाकी जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट था वो हमने वहाँ पे आपको बताया ही था। तो इसके आगे मतलब आज यहीं तक एंड करते हैं क्योंकि 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कितना बचेगा अभी एक्चुअली इसमें, पहले चैप्टर में कितना बचेगा मैं वो देख रही हूँ अभी, ठीक है। तो पहले चैप्टर में तो अभी काफ़ी देखिए यहाँ तक है, बहुत कुछ है अभी तो पहले चैप्टर में ही। तो अब कल इसको स्टार्ट करते हैं हम अगेन, ठीक है। आपको लगा कैसा ये बताइएगा एंड प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइस, ठीक है।